सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल। सल्यूट करता हूँ आपको, अभिवादन करता हूँ। आप जितना श्रेष्ठ मन से कविता सुन रहे हैं, मैं सचमुच आपकी कविता के प्रति निष्ठा प्यार को सर झुका के प्रणाम करता हूँ। तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। किसान की झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी गाई मैंने 40 साल। और मैं किसान का बेटा हूँ। जब भी मौका मिलता है कविता पढ़ने का मैं ज़रूर बताता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। चौधरी देवीलाल जिंदा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मुझसे माइक लिया और आते ही भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। ये तो मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर आएगा। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू तो ऐसे ही करता रहूँगा बीच बीच में। मैं तनाव में नहीं आने दूंगा आपको। इस्माइल में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही उसका काम करता रहूँगा। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। चित्र देखना साहब मेरी अपनी सोच है, और मैं अपनी सोच गाने से कभी नहीं डरता। किसी को अच्छी लगो बुरी लगो, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मैंने देश के लिए लिखा, जो मेरे दिल में देश के सिवा कुछ है नहीं। इसने कहा शादी नहीं हुई, सर्वेश अस्थाना मुझे मेरी प्रशंसा करो। मैंने अपने दिल में देश के अलावा किसी लड़की तक को नहीं आने दिया। वाह, बताओ। और तुम्हारे में तो कई घूमती हैं। क्या करें? कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, ये मेरा विचार है। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडलों और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिरैया सोली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? मेरी बहुत आसान कविता है, आसान कविता मान लीजिए, बहुत पुरानी भी कविता है, बहुत पुरानी, लगभग 20 साल पुरानी, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले, हालात आज भी नहीं बदले, हालात आज भी। दूसरा चित्र देखना, एक दूसरा चित्र देखना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, छठी पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभे तो मुझे बताना आप कितनी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल लाइट हैं ये सामने, दिन में सब दिख रहे थे, उस समय मुझे मौका नहीं दिया गया। अब इस समय मुझे आप नहीं दिख रहे, आपकी तालियों से मुझे पता चलेगा आप कितने मन से सुन रहे हैं। छठी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो बहुत मन मांगता हूँ। ये कोई तालियां मांगना कोई कविता का मापदंड नहीं है, तालियों से कविता बड़ी भी नहीं होती, लेकिन आप जैसे सुधी लोग हमें रोज नहीं मिलते। हम तो राजस्थान में पशु मेलों में भी जाते हैं। हंसिए मत, सचमुच अजमेर के पास एक जगह पुष्कर जी, वहां गधों का लगता है। पहली मुलाकात सर्वेश जी से वहीं हुई थी। हाँ, सही बात है। नहीं बिल्कुल एकदम सच है। ये दूसरी तरफ खड़े थे, हम दूसरी तरफ खड़े थे। यार मैं तो सोचता था लखनऊ के लोग समझदार होते हैं, मैंने तो सोचा कि लोग समझेंगे हंसी में बोल रहे हैं, आपने तो सिद्ध कर दिया कि वहीं थे। नहीं, मंच के इधर उधर खड़े थे। अंधकारों में, छठी पंक्ति पर मन मांगता हूँ पूरे सदन का। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद, डाकू ने।
सर्वेश भैया आपसे आज्ञा लेकर एक बात और कहूंगा, फिर भाषण नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं सचमुच ये बिना कहे चला जाऊंगा तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। जिस मन से आपने कविताएं सुनी है, अभय निर्भीक, आपकी जन्मभूमि के लोग कविता को जितना प्यार करते हैं, आपका बड़ा कवि हो जाना सहज स्वभाव है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सच। और मैं सचमुच में 25 साल लगातार लाल किले में कविताएं सुनाने गया हूं, लेकिन आदरणीय गोस्वामी जी मैं कह के जाता हूं त्र्यंबक जी कि मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन, इस एक दरकार के कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। बहुत अच्छा, वाह। आप कोई कविता ऐसे सुनता है क्या? इस बात पे एक बार और ताली मीडिया का। बजनी चाहिए। वाह, ये अंबेडकर नगर और अवध है ये, वाह। डाकू ने खादी और सख्त हो रहा हूँ, और नेताओं से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, सब मुझे बहुत स्नेह करते हैं। उनको अगर मेरी कविताओं की पंक्तियाँ याद है, आदरणीय त्र्यंबक जी ने कल मेरी वो कविता तक सुनाई जो मुझे ठीक से याद नहीं। आदरणीय राठौर साहब ने संविधान कविता का जिक्र किया, जो मेरी लगभग एक मुश्किल सी कविता है। सुनिए, मन से सुनिए। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। मैं सच बोल रहा हूँ और आज नहीं बोल रहा, पिछले 15 साल से ये लाइन पढ़ रहा हूँ, 15 साल से। आज ऐसा ना पढ़ना पड़े तो बहुत अच्छा, लेकिन देश भर में घूमता हूँ तो कहीं ना कहीं तो पढ़ने का मौका मिलता ही है। मुझे कल जयपुर भी पढ़ना है, परसों इंदौर भी पढ़ना है। सुनिए आप। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था, जिनको जेलों में होना है मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, लोकतंत्र का मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल। रोज संसद स्थगित, रोज राज्यसभा स्थगित। एक नियम बने, राष्ट्रपति कल ही अपनी तरफ से नियम बनाए कि जिस दिन संसद नहीं चलेगी, किसी सांसद को उस दिन का भत्ता नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, कोई हक नहीं है आपका इसको वेस्ट करने का। आए और थोड़ी देर में शोर मचाया और बाहर निकल लिए। सबको सुविधा है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। तब सुनिए, लोकतंत्र का मंदिर भी लाच। हुजूर वापिस आओ, वापिस आओ और वहीं बैठो जहां से उठे हो। ये भारत की पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, क्या होता है मुझसे सुनो, और इसको मत बनाओ पार्लियामेंट। सुनिए, अदब साहब, ये अदब की महफिल है। संसद में जिस दिन ठीक ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे उस दिन ठीक कर लेंगे। अदब की महफिल जिस दिन बिगड़ गई, दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, ये समझ लीजिएगा आप। बहुत अच्छा। मैं हमारे राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, उन सब बड़ों के सामने विनम्रता से सर झुका के बोलता हूं, हिंदुस्तान की हर सरकार ये कोशिश कर सकती है कि आदमी के लिए क्या विकास किया जाए, लेकिन आदमी का कैसे विकास किया जाए ये केवल साहित्य करता है। देश का विकास राजनीति सरकारें करेंगी, देश के आदमी का विकास, संस्कृति का विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास केवल साहित्य करेगा। उर्दू करेगी, हिंदी करेगी, हर मातृभाषा का अपना साहित्य करेगा। सुनिएगा, मन से सुनिएगा। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। राजनीति गा रहा हूँ, शुद्ध राजनीति, लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ मैं। हमारे एमटेक राजनीति में आई, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी। मैं भी सर, मैंने 25 साल पहले एलएलडी कर ली थी, जिसके बाद कानून में कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती। मुझसे सर्वेश ने पूछा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा एलएलडी कर ली। तो ये बोले आप बीएड नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि बिहार के टॉपर्स में ये भी था। सही कहा आपने, बिल्कुल टॉप किया बिहार में टॉप किया।
जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति है। मैं चाहूंगा अंबेडकर नगर के लोगों के बीच मेरी ये संवेदनशील पंक्ति पहुंचे और मुझे पता चले मेरी इस कविता की सबसे गंभीर पंक्ति को भी सुना गया। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी। सल्यूट करता हूँ आपको। तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है। 3.5 साल गठबंधन उस औरत के साथ चला दिया भाजपा ने जो सबसे बड़ी आतंकवादी है कश्मीर की। मेरी पंक्ति सुनना और मुझे आशीर्वाद देना। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला। ये मैंने 98 में लिखी थी पंक्तियाँ। कारण था, एक अखबार में खबर छपी थी कितने सांसद और कितने मंत्री किस हद तक शराब पीते हैं, तब की पंक्तियां सुनना। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे थे गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती थी संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती थी संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। जोश चाहता हूं इन पंक्तियों पर सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की या फरनों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला। अंतिम छंद सुनिए इस कविता का, अंतिम छंद। महाभारत में एक कथा आती है, एक राजा था शिशुपाल। वो भगवान कृष्ण को गाली दे के बोलता रहता, जब देखो कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली। लोग पूछते थे कृष्ण जी से कि ये इससे डरते हो क्या, ये तुमसे ज़्यादा ताकतवर है क्या, तुमको गाली दे के बोलता है, तुमको गाली देता है, तुम चुप रह जाते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, मेरा भाई है रिश्ते में। और मेरी बुआ जी ने एक दिन मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे कसम ले ली, वचन ले लिया मुझसे कि मेरे इस बदतमीज़ बेटे की कृष्ण 99 गालियाँ माफ़ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दे रखा है, मैं इसकी 99 गालियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सज़ा मिलेगी। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं भी पिछले सालों की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, अपराध गिन रहा हूं। और आखिरी एक लाइन सुनाने के लिए मैंने कविता लिखी, देखना चाहता हूं मेरा कितना समर्थन करते हो। आपकी तालियां कितना बड़ा आकाश छूती हैं। मैं सर्वेश को सौंपता हूं, सारा का सारा छंद सुनिएगा। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, क्या क्या नहीं हुआ देश में। आखिरी पंक्ति लिखने के लिए मैंने पूरा छंद लिखा है, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मैं निराश हो गया था कि समय बहुत हो गया, लोग दिख नहीं रहे हैं और पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। बस मुझे चिंता ये नहीं थी कि मुझे नहीं सुनेंगे, मुझे ये चिंता थी त्र्यंबक जी ने जो इतना पैसा मुझ पर लौटा दिया, उनके दिल पर क्या गुजरे, क्योंकि मेरा तो गल गया, मेरा तो इसलिए बार बार कह रहे थे वसूलेंगे वसूलेंगे। अब मैं 3 घंटे कविताएं सुनाऊंगा आपको। सही बात है। अच्छा, झूठ कोई नेता ही बोलते हैं क्या, मैं नहीं बोल सकता? चल,
कोई कलाकारों, अंतिम पंक्ति पर एक बार मन उठा देना, फिर इसके बाद वो कविता शुरू करूंगा जो सुनाने आया हूँ। मैं ये सुनाने नहीं आया था, ये तो मैंने इसलिए सुनाई है, बाकी कवियों ने जो अच्छा असर आप पर डाल दिया था, इसका थोड़ा प्रभाव कम हो जाए। हाँ जी, कम क्या हो जाए, हटी जाए। क्योंकि निर्भीक तुम समझ लो, मैंने कभी किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाया, पहले नहीं लगाया जी, पहले हटाया, नहीं फिर अपना हटाया चिपकाया। नहीं, हटाया नहीं। हाँ। अच्छा, अब आपकी जो मौजूदा सरकार है पिछले 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 कुछ हटा रही है कि नहीं हटा रही है? कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। अब मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ जो सुनाने आया हूँ। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री औरों से अलग है। मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में हूँ ही नहीं। मैं 40 साल से हिंदुस्तान के हर सिंहासन का स्थायी विपक्ष हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने किसी सरकार के समर्थन में कभी कविता नहीं लिखी, एक कविता को छोड़कर। मैंने जीवन में राजनीति में केवल एक व्यक्ति के पैर छुए, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। उनके पैर छू के लगता था हमने कोई छोटा मोटा तीर्थ कर लिया है, सुख और सुकून मिलता था। मैंने न जाने कितने संस्मरण मेरे साथ हैं, मैं उनको सुनाने लगूंगा तो मेरी कविता का समय खराब हो जाएगा। जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किए, मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैंने जीवन में पहली कविता जो सरकार के समर्थन में थी परमाणु विस्फोट पर लिखी और उनको सुनाने पहुंच गया। वो कहे, उन्होंने मुझसे कहा, जब भी नई कविता लिखे मुझे आकर सुना दिया कर। मैंने कहा, जी आपके खिलाफ हो? बोले, तो भी सुना दिया कर। और आश्चर्य करोगे, उन्होंने एक बार, मैंने 2 कविताएं उनके खिलाफ लिखी। विमान अपहरण की नीति मुझे पसंद नहीं आई, जिस तरह से आतंकवादी छोड़े, और मुशर्रफ से बात करना मुझे पसंद नहीं आया, जिस तरह उन्होंने शिखर वार्ता की। मैंने दोनों सख्त कविताएं उनके खिलाफ लिखी। तो उनके और मंत्रियों ने कहा, वाजपेयी जी आप इसको इतना प्यार करते हो, ये कितना खिलाफ लिख रहा है। तो जो वाजपेयी जी ने कहा उसको सुन लो, अम्बेडकर निवासियों। उन्होंने कहा कि हमारा करोड़ों का सूचना प्रसारण मंत्रालय ये सिद्ध करने में कामयाब नहीं है कि देश में लोकतंत्र है। हरिओम पवार की कविता सुनकर देश में ये सिद्ध तो हो रहा है कि देश में लोकतंत्र है। वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने सोचा ये तो ये भी इन्हीं का काम हो रहा है, मैं क्या करूँ इसमें। तो मैंने परमाणु विस्फोट के पक्ष में कविता लिखी, लेकिन मैंने 40 साल पहले मैंने कहीं वाक्य पढ़ा था, कविताएं कभी भी किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं हुई। कविताओं ने जब जब सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मर गईं या सरकार गिर गई। मैंने पक्ष में कविता लिखी, परमाणु विस्फोट कर जाके वाजपेयी साहब को सुनाई, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा, जी 2 बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में दर्ज है, कविता बची, सरकार गिरी, सरकार गिरी। हमारे आज के आदरणीय प्रधानमंत्री औरों से सबसे अलग हैं। 65 साल से अक्सर नेताओं ने नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली। इतिहास ने पहला मर्द प्रधानमंत्री देखा जिसने नोट छीने भी और वोट ली। छीन के तो इन्होंने ली साहब। अच्छा, मैं आज ये मानता हूँ, मैं ये बात इसलिए नहीं करा कि भाजपा के बड़े नेता बैठे हैं। मैं रोज कहता हूँ कि वो हमारी हर समस्या हल कर देंगे। डीजल 10 रुपये, पेट्रोल 12 रुपये, हवाई जहाज का टिकट 150 रुपये का, बुलेट ट्रेन घर से सवारी लेने आया करेगी। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर रोज फिर भी आते रहेंगे, तो देश जवाब तो आपसे भी मांगेगा। देश जवाब तो आपसे भी मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। मेरी पीड़ा यह है साहब, ये पड़ोसी हमसे डरता क्यों नहीं है। मैं ये बात आज आपके खाते में दर्ज कराता हूं कि 1971 के युद्ध के बाद फिर पाकिस्तान हमसे कभी डरा नहीं डरा।
हम उम्मीद करते थे आदरणीय मोदी जी आएंगे तो डरेगा, नहीं डरा। कैसे डरता और कब डरता, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। ये तेवर अगर अम्बेडकर नगर की जनता ने स्वीकार लिया तो कविता सुनाऊंगा। ये तेवर आधे लोगों ने स्वीकारा तो आधी कविता सुनाऊंगा। एक एक व्यक्ति ने इस तेवर को स्वीकार कर लिया तो पूरी कविता सुनाऊंगा। 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस कविता का कितना हिस्सा सुनना चाहते हैं और किस जोश में सुनना चाहते हैं। ये मैं आज सुनाने आया हूं आपको। 2 पंक्तियां मेरी कविता का पूरा भविष्य तय करेंगी। कैसे डरता वो पड़ोसी, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 काटे होते। सैल्यूट करता हूं आपको। यही तेवर सुनना चाहते हैं साहब तो एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाए। हमारे सैनिकों का सर काटा और पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने सर्वेश भाई से पूछा, छोटा भाई है, प्रज्ञा मेधा में बड़े हैं, हंसी में हम कभी कुछ ऐसी बात कर लेते। मैंने पूछा सर्वेश अस्थाना भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही, पाकिस्तान हमारे सैनिक का सर उठा करके अपने सीमा में ले गया, उसका क्या करेगा? सर्वेश ने बड़ा जवाब दिया। आपको लगे कि बहुत बड़ा जवाब है तो सर्वेश के सम्मान में तालियां उठाना। सर्वेश ने कहा, भाई साहब उसकी फौज तो कायर है। 1971 में जिस मुल्क की फौज के त्राण में 1000 लोग बंदूक फेंक दें, उसकी फौज आज भी कायर ही होगी। वो शायद अपनी कायर फौज को एक बार दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, दिखाना चाहता होगा। और मैंने क्यों लिखी ये कविता, 9 सेकंड और मांगता हूं बस। स्वागत। ऐसे ही एक कहानी पढ़ने को मिल गई मुझे और उस कहानी ने इस कविता को जन्म दिया। उस कहानी को पढ़, 9 सेकंड की कहानी है और कहानी यह है कि एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तो खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो कह सकते हो उनसे। मालिक ने कहा, मिलेगा तो कह दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव चला गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं हूं उसका गुरु, मेरा शिष्य है वो। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। मालिक ने जब पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। बहुत अच्छा, उसे मरना आना चाहिए। वाह वाह वाह। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ लेकिन फिर कभी भी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कभी अनंतनाग, रोज मरता है। हम एक बार मरने को तैयार हो जाएं, हमको जीना आ सकता है। इस कोशिश में मेरी कविता सुनिएगा। स्वागत है दादा। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और मैं सोचता हूं, मैंने जब से कविता लिखी है शायद सर्वश्रेष्ठ जनता मुझे आज मिली है इस कविता को सुनने के लिए। मैं सर झुकाता हूं आपके सामने में, इतने से महसूस कर रहा हूं कि जिस मन से आप सुनेंगे, इस मन से इस कविता को कहीं मैं सुना ही नहीं पाया। और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी। वाह 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 वाह। सोफा आगे कर लो, ये तुम भी सोफा आगे करो। क्षितिज आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। ये पीछे अगर यही कहते रहे कि यार ये तो जम रहा है, थोड़ा और आगे सरकाओ। ये सब वही तोता हैं। लेकिन तुम्हारे पिंजरे से आज मुक्त करके जाऊंगा। सर्वेश
ये कैसा परिवर्तन है। ट्रेन जा रही है, रेल गुजरती है यहाँ से। रेल गुजरती है। अब देख लीजिए 6 घंटे में पहली रेल गुजरी है। है कि नहीं? जब कब सम्मेलन यहाँ हो रहा है तो गुजरी क्यों? ये कैसा, देश की किसी रेल में इतनी आवाज नहीं है जो मेरी आवाज से ज्यादा तेज हो। आप सुनिएगा, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, और जो मैंने लिखा है वो ही आपके दिल में हो तो तालियां उठाना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बहुत अच्छा। ज्यादा संयम भी, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। वाह। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए आप? बोले तुम कभी लोग मेरे खिलाफ कविता ना लिखो कि मैंने शांति लाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं तो शांति की तलाश में गया था। मैं कहा ले आए। 125 करोड़ का नेता, चुना हुआ नेता, विश्व में भारत का मान सम्मान गौरव से बढ़ाने वाला नेता, किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए। मैं देहात का आदमी हूँ, झोंपड़ी का आदमी क्या उपमा देगा। मेरी उपमा अच्छी लगे तो पीछे के आदमी का, जो गांव का आदमी भी कोई यहाँ बैठा हो, उसका मन मांगता हूँ। कैसा लगा मुझे 125 करोड़ के नेता का वहां जाना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। एक लाइन में गाता हूं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते 70 साल। एक पंक्ति में राठौड़ साहब समर्पित करता हूं आपको। 70 साल की कहानी एक लाइन की कहानी है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही बुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। बहुत बहनियां लोग बैठे हुए हैं, मैं एक विचार गा रहा हूं, ये सिद्धांत नहीं है, लेकिन कब तक देखेंगे अपने बेटों को तिरंगे में लिपटा हुआ। एक माँ कब तक रोएगी, एक बहन कब तक रोएगी अपनी राखी के छिन जाने पर। एक फैसला करो। अंबेडकर नगर की जनता ने मेरे विचार को समर्थन दिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं मोदी जी से जिस दिन मिलूंगा उनके सामने यही गाऊंगा कि मैं देश में ये गाता हूं और देश सुनता है। और आपका समर्थन नहीं मिला बहुत जोश में, तो मैं आज के बाद ये लाइन नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन दे के जाता हूं। सुन लीजिए, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कश्मीर को दान करो, वाह। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली।
वाह। और साहब मैं आज से नहीं चिल्ला रहा, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, हवाई जहाज अपहरण हुआ था, कंधार में खड़ा था, 36 कैदी मांगे थे उन्होंने अपने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, आतंकवादी हमारे यात्रियों को छोड़ने के लिए, 3 छोड़े भी। अजहर मसूद उन्हीं में से है जो आज जिसको हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान हमको वापस दे दे। हम उनको पाकिस्तान से वापस मांग रहे हैं जिनको हम कंधार छोड़ के आए थे। वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब छोड़ दिए, मैंने कहा सब क्या कर रहे हैं आप? बोले क्या करते? मैंने तब जो गाया था वो आज सुनाता हूँ। काश मेरा कहना मान लिया होता, आज कश्मीर में अनरेस्ट होता ही नहीं। मैं तब का लिखा गाया बता रहा हूँ, वाजपेयी साहब के सामने खूब चीख चीख के गाया मैंने। जो लिखा, आतंकवादी जब छोड़ दिए थे अपना हवाई जहाज बचाने के लिए, उस समय की पंक्ति सुनो। जब हत्यारों ने इंसानी, अगर आपको मेरा सुझाव ठीक लगे तो आकाश भर तालियां मैं सुन के जाना चाहता हूं। मैं एक एहसास लेके जाना चाहता हूं कि मुझे जीवन में पूरे भारत में अंबेडकर नगर में सर्वाधिक श्रेष्ठ मन से सुना गया। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता है। 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को, काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोंचे भी आई जो भारत के वासिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे। बंधक भी बचते, भारत का गौरव भी जिंदा रहता और हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता। लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, गाल पे चांटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। अच्छा है, सही साहब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ी देर के लिए जनता बन जाइए। मैं अपने बड़े नेताओं से भी अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि एक पल को जनता बन जाओ। और क्या जनता को यह पूछने का हक नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं? मैं जनता के हक से पूछ रहा हूं। मैंने केवल देश गाया है और जनता बन के गाया है। बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, आपको लगे हमें पूछने का हक है? और मैं अपने महनीय नेताओं के माध्यम से भारत सरकार से पूछता हूं, और मेरा हक आपको लगे कि पूछने का हक है तो आपका समर्थन मांगता हूं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया है, 29 साल मैंने संविधान पढ़ाया है, और कश्मीर के जो हालात हैं वो पढ़ाए। तब सुनिएगा, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। और अगली पंक्ति पसंद आए तो मुझे अब तक की सर्वाधिक तेज तालियां चाहिए। जितनी तालियां आपने अब तक नहीं बजाई, एक पंक्ति पर उतनी ताली सुनने का मन है मेरा, सुनना आपको लगे मैंने ठीक बात कही है तो। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, सर्वाधिक जोश में एक छंद पढ़ रहा हूँ। मैं 5 दिन पहले बंगलौर में था, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि मैं जोश में पढ़ूंगा, आप जोश में सुनना। फिर मेरे मुंह से यूँ निकल गया कि मैं चाहता हूँ मुझसे ज़्यादा जोश में आप सुनो। फिर मेरे मुंह से ये भी निकला कि मैं यहाँ से हार के जाना चाहता हूँ। मुझसे ज़्यादा पढ़ने के जोश से ज़्यादा सुनने का जोश में देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से हार जाऊँ। मैं आज पुनः अंबेडकर नगर में राठौड़ साहब आपकी उपस्थिति में, आदरणीय सुरेश तिवारी जी, त्र्यंबक त्रिपाठी जी,
मैं अनुरोध करता हूँ जनता से कि मैं यहाँ से आज फिर हार के जाना चाहता हूँ। यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरी जीत है। मैं जोश में पढ़ूंगा, लेकिन आप इतने जोश में सुनेंगे कि मैं खुद अपने को हारा महसूस करूं, वही मेरा पुरस्कार होगा, वही मेरी जीत होगी। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, जब मंच का भी मन मांगता हूं, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी घेर नहीं होगी। सेना को, चौथी लाइन सुनना साहब, सेना को आदेश थमा दो, घाटी घेर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा, किसी को जलते देखा है? किसी को जलते देखा है? हाँ, खुद को देखा है, खुद को देखा है। वाह, जहां तिरंगा नहीं, आप जीते और मैं हारा, और यही मेरी जीत है सब। यही पुरस्कार है आपका दिया हुआ, आपका ये आशीर्वाद है, दुआएं आपकी जो मेरे जीवन में फलेंगे फूलेंगे। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। ये तो पहली बार देश को ऐसा नेतृत्व मिला जिसने ये भाषा बोलने की कोशिश की कि अब सीमा पर गोली का जवाब किसी नेता की बोली नहीं देगी, स्ट्रेगर की गोली देगी। और ये पहली बार हो रहा है कि विकेट उधर के ज्यादा गिरते हैं, ये पहली बार हो रहा है। और मैंने आज वो लाइन नहीं पढ़ी, मैंने 2 लाइन और भी लिखी थी। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय, 2 महीने पहले लिखी थी मैंने लाइन ये, और दिल्ली में पढ़ के आया था कि दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। दे दिया ना एक बार। अगर एक भी पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में हो जाए, मेरा गिरबान पकड़ लेना आके। एक बार की जरूरत थी बस, एक बार हो गया, अब कोई पत्थरबाज नहीं आएगा। जान देने वाला कोई नहीं है, जान देने वाला पत्थरबाज नहीं है। आतंकवादी हो सकते हैं, पत्थरबाज जान देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अब एक घटना नहीं घटेगी पत्थरबाजों की। सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, वाह, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाते हैं। एक बात कहता हूँ साहब, अयोध्या के पास बैठा हूँ, भगवान राम हमारे देवता हैं, होंगे ही, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं तो मानेंगे ही, लेकिन मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं, हमारी रक्षा करते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने अपने रक्षक देवता देखे हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए वो रक्षक देवता हैं, मैं उनके सम्मान में बोलना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। और मैं राजनीति पर जो अपने जीवन में सबसे कठोर बोल सकता था वो बोल रहा हूँ, और बड़े बड़े नेताओं के सामने बोल रहा हूँ। हालांकि मैंने कोशिश तो लिखते समय यह थी कि मैं इतना इतना घुमा फिरा के लिखूं कि किसी की समझ में आए नहीं और आ भी जाए तो उतनी देर में आए जितनी देर में मैं वहां से निकल लूं। सोचिए साहब, दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या हम राजनीतिज्ञों को इससे ज़्यादा सख्त भाषा में कुछ बोल सकते हैं क्या? मैं तो नहीं बोल सकता पढ़ा लिखा होने के नाते, लेकिन मैं जितना सख्त बोल सकता था मैंने तहजीब से बोल दिया। सुन लो, सैनिक अपने प्राण गंवाकर, अच्छी बात लगे तो तालियां फिर उठाना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के समाप्त करता हूँ ये कविता, और आप चाहेंगे तो मैं छोटी सी कविता मोदी जी पर और सुना दूंगा, लेकिन कोई भी नहीं उठेगा तो, कोई भी नहीं उठेगा तो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। देखिए, भगवान राम पर मैं एक दो छोटी छोटी, मैं अयोध्या के आसपास हूँ,
तो मोदी जी पर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 कहानी सुनो। छोड़ ना क्या, पढ़ी हुई है, मेरी तो है नहीं। ये बोध कथाएं हैं। एक बोध कथा ये है कि जब राम जी ने पुल बनाने का काम शुरू किया तो नल नील पत्थरों पे राम लिख रहे हैं, सागर में छोड़ रहे हैं, राम बैठे हैं समुद्र के किनारे। तो उन्होंने देखा एक गिलहरी पेड़ से उतर के सागर में गई, भीगी और अपने बदन से रेता लपेटा, उस रेते को सागर में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया। राम बोले, देवी क्या कर रही हो? गिलहरी तन के खड़ी हो गई, बोली, आपको दिखाई नहीं देता मैं आपका पुल बना रही हूं? वाह। राम ने पूछा, तुम्हारे मिट्टी के 10, 20, 50 कण जो तुम सागर में भीगे बदन से लिपटा के वहां डाल देती हो, धो देती हो, उससे मेरा पुल बन जाएगा? गिलहरी बोली, मत बनो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया तो चाहे मिट्टी के 10 कण दिए हों, योगदान मैंने भी दिया था, मदद मैंने भी की। बहुत अच्छे। इशारा समझना बस। नल नील ने जिन पत्थरों पर राम लिखा वो सब तैरे। ये खबर लंका पहुंची तो लंका की जनता ने रावण से कहा कि तुम भी पत्थर पे रावण लिख के तैरा के दिखाओ। अरे वो तो कोई मायावी राजा है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, तुम उससे कैसे लड़ोगे? पहले हम तब मानेंगे तुम लड़ सकते हो जब अपने नाम के पत्थर तैरा के दिखा दोगे। अब रावण की जनता की मांग थी, तो रावण ने भी, कहानी में ये लिखा मिलता है, विनोद भट्ट एक कहानीकार हैं अहमदाबाद के, गुजराती के कहानीकार हैं, उन्होंने लिखा कि रावण ने भी जनता के सामने पत्थर पे रावण लिखा, समुद्र में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश कि अपना राजा कम नहीं है, डरो मत। लेकिन रावण जब घर पहुंचा तो रावण की पत्नी ने कहा, ये बताओ ये हुआ कैसे? मैं जानती हूं तुमको 100 विद्या कला आती होंगी, लेकिन पत्थर तैराने की कोई विद्या कला आपको नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, बोले किसी को बताना मत। मैंने पत्थर पे रावण लिखा, उसे समुद्र में छोड़ा और उसको धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम है जो डूबा। वाह। तुझे राम की कसम है जो डूबा। और मेरे जीवन की श्रेष्ठ कहानी है सर्वेश, इससे अच्छा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं सुना। 5 सेकंड की कहानी है। सीता को चुराने के बाद रावण रोज रोता था, रोज रोता था, तड़पता था, सिसकता था। क्यों? क्योंकि सीता उसको देखती ही नहीं थी। सीता ने एक बार भी आंख उठा कर रावण को देखा ही नहीं। यह पीड़ा रावण को रोज तोड़ती थी, रोज रुलाती थी। तो रावण की पत्नी ने कहा कि देखो तुमने किया तो पाप है, सीता को चुराना पाप है तुम्हारा, लेकिन पतियों हमारे एक रास्ता बता सकती हूं, केवल इसलिए रोते हो कि सीता तुमको एक बार देख ले। तो तुम तो मायावी हो, मामा को सोने का हिरण बना देते हो। तुम खुद माया से राम का चेहरा लगाओ और अशोक वाटिका में सीता के आगे चले जाओ। सीता समझेंगी कि राम खोजते खोजते आ गए। तुम यही चाहते हो ना कि सीता तुमको देखे, तो ऐसे देख सकती है। इतना सुनते ही रावण की आंखों से आंसू बहे, बहुत आंसू बहे, और सिसकते हुए बोला कि देवी, ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद न जाने कितनी बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूँ, मुझे हर पराई स्त्री में अपनी माँ दिखाई देने लगती है, अपनी माँ दिखाई देने लगती है। उस राम पर भी मैंने लिखा है, लेकिन अवसर नहीं है। मोदी जी पर एक छोटी सी कविता है, अंतिम छंद उस कविता का, और मजबूरी नहीं होती तो ऐसी जनता तो कभी कभी मिलती है। मैं तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मेरा तो गला खुलता है 1.5 घंटा गा लेने के बाद। अच्छा, वाह। असि त्रियंबक जी जानते होंगे, इसलिए लाखों लुटा दिए। उन्हें क्या पता था कि देर से शुरू होगा, देर से ख़त्म होगा और ये भाग जाएगा। अच्छा, गलती ये कि पैसे भी पहले दे दिए, हाय 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 हाय, और बिना मांगे दे दिए। ओफो। ऐसा मैंने पहली बार हिंदुस्तान में आयोजक देखा जिससे पूरा पैसा नहीं मांगा गया और उसने पहला के पहले बिना मांगे पूरा पैसा भिजवा दिया। इतने अच्छे लोग हैं सर्वेश लोग, आप लोग यहाँ इसी तरह इसलिए पल रहे हो कि इन अच्छे लोगों के बीच में हो। सही बात। और हमको इसलिए नहीं आने दिया आज तक कि हम और अच्छे आ गए तो फिर आप वहाँ से छोड़ के आ जाओ, हम आपको भी पाल लेंगे। मैं मुहावरा नहीं प्रयोग करना चाहता। छोड़िए छोड़िए, इनका इलाका है साहब, ये कुछ भी कह सकते हैं। छोटा भाई है, हम कभी कभी ऐसे। सुनिए, मोदी जी पर केवल एक अंतिम छंद सुना रहा हूँ, मुखड़ा कविता का और अंतिम छंद, और उसके बाद 3 मिनट मांगता हूँ आपसे। करगिल के शहीदों पर मेरे पास एक कविता है। आदरणीय कल उन्होंने उस कविता का संदर्भ उनको याद
त्र्यंबक त्रिपाठी जी को मुझे, और दूसरे त्र्यंबक जो शर्मा जी हैं, क्या वो आप तो त्र्यंबक तिवारी हैं, आप तिवारी जी, तिवारी जी के दूसरी क्लास के बेटे को वो कविता याद थी, दूसरी क्लास के बेटे को। मैं तो डर गया कि थोड़ा सा बड़ा होकर यही सुना दिया करेगा, मुझे तो फिर बुलाने वाले हैं। सुनिए मन से, मोदी जी पर एक छंद और करगिल के शहीदों पर 3 मिनट की कविता, ये भविष्यवाणी। तब तक प्लीज कोई उठना नहीं। स्वागत। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। देखो साहब, देश में सब सरकारों ने काम किया है, ऐसा नहीं किसी ने नहीं किया। बस अंतर यही है, हर सरकार आदमी के लिए विकास करती चली गई, आदमी का विकास नहीं किया। इसलिए हमारे महान संत जेलों में हैं आजकल, और वो किसी पुण्य काम के लिए नहीं है, विकास कार्य के लिए। सर्वेश सर्वेश जगह तो तुम्हारी भी वही है वैसे तो। बढ़िया बात हो गई। दे लो जब तक प्रवचन हमारे बीच देना है। एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर एक छोटी सी कहानी आई 7 सेकंड की, और मुझे लगा कि हमारी संवेदनाएं मर रही हैं। कोई यहाँ बैठ जाओ आके, अब है तुम आ जाओ। हाँ भाग लिया, वो तो उसे पता लगा ना कई जगह वही है, तो ये अपना वकाल करने जा रहे हैं कि जमानत कौन कराएगा। स्वागत है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं क्या हूं, मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या सोचता हूं। चौथी पंक्ति समझना, मेरी चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो पूरा मुझे समझ जाओगे। एक ही लाइन पर टंगी है मेरे पूरे लेखन की आत्मा। मुझे समझना चाहते हो और सुनना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। वाह 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 वाह। आदरणीय त्रिपाठी जी राठौर साहब, मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा। आप पार्टी में काम करते हैं तो शायद आप जानते भी होंगे, मैं चाहता तो जहां आपके 282 हैं वहां एक मैं भी होता। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं एक। बिल्कुल सच बात है, एकदम सिर्फ मैं एक। सर्वेश जी जानते हैं इस बात को। लोगों ने बड़ी शिकायत की, हमारे कवि मित्रों ने शिकायत की, एमपी बन जाता, मिनिस्टर भी बन सकता था, गलती की, बेवकूफ़ी की, ऐसा मौका खो दिया। बाबा रामदेव नाराज रहे, 1 महीने तक मुझसे बोले ही नहीं, क्योंकि उनकी जिद थी कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं कहता कि उनके बारे में बोलूं और क्या, उनकी इच्छा और क्यों हो सकती है। लेकिन साहब माफ़ करना, मुझे दुआएं देना, आशीर्वाद देना, मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं वहाँ नहीं गया। सांसद तो साहब संसद में 542 हैं, हरिओम पवार तो हिंदुस्तान में एक ही है। वाह भाई वाह, ये होता है। ये सुन लीजिए साहब, सुनिए। मैं ताजों, चौथी पंक्ति मेरे लेखन का सार है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं
नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का अंतिम छंद पढ़ता हूँ मैं, लंबी कविता है ये, लेकिन समय की मजबूरी है, मैं शहीद भी पढ़ना चाहता हूँ करगिल के। अंतिम छंद सुनना बस, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। स्वागत। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, 14 के उनके नारे। ये सौगंध तुम्हारी है मैं कहीं भी मैंने पक्षपात नहीं किया, आखिरी एक पंक्ति में थोड़ा सा पक्षपात है, थोड़ा सा। किसी के साथ बहुत दिन उठो बैठो तो थोड़ा तो चलता है, इतना तो चलता है। वैसे मैंने एक बात और कहता हूँ, कोई जिसके साथ आप उठते बैठते हो, बहुत उठते बैठते हो, देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपके क्या रिश्ते हैं ये तय करने का अधिकार उस बड़े आदमी पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये तुम खुद तय करो कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। इसी कविता में कहीं लाइनें आती हैं, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राज। अंतिम पंक्तियां सुनना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल। संवेदनाएं जिंदा रखिए बस, संवेदनाएं हमारी संस्कृतियां संस्कार हैं। जिस मुल्क की संवेदनाएं मरेंगी उस मुल्क का सब कुछ मरेगा। छोटी सी कहानी है, 8 सेकंड की सुनना। एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार को कांच खोल के बुलाया कि जल्दी इधर एक सस्ती सी साड़ी ले आओ, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। खास बात बताने जा रहा हूं। आधे घंटे बाद एक 90 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। हम मरती संवेदनाओं को संभालें बस। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूम। 10 लाइन है साहब। महनीय नेताओं को समर्पित करता हूँ, सारी जनता को समर्पित करता हूँ, अपने सब भाइयों को प्यार से, सर्वे संस्थाना को, अभय निर्भीक को, सबको समर्पित करता हूँ। क्षितिज को मैंने आज पहली बार सुना, कल भी सुना था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये बनारसी पंडित तो क्या है कि हंसी मुस्कुराहट खिलखिलाहट का एक ऐसा फव्वारा है, उसको जहाँ चाहो जब चाहो कहीं छोड़ दो, मुस्कुराहट ही देगा। मायूस चेहरों पर कोई मुस्कुराहट दे दे तो ये भी बड़ा काम है साहब, इस धरती पर इससे छड़ा बड़ा काम होता कौन है। ऐसा कुछ कर जाओ। एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूं, और अगर ये मांग पूरी हो गई तो कोई चिंता मत करना, 19 भी तुम्हारा है और 24 भी तुम्हारा है, लेकिन अभी भी समय बचाई करा दो पूरा। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। चाहते हो तो इतनी तालियों से तो नहीं होने वाली है साहब। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली। तीसरी मांग सुनना, एक एक मांग सुनना। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। बहुत अच्छा, पूरा देश। आदरणीय मोदी जी इजराइल का प्रधानमंत्री लेके आए, जापान का राष्ट्रपति लेके आए, और चीन का राष्ट्रपति लेके आए, जापान का प्रधानमंत्री लेके आए, और तीनों को अहमदाबाद ले गए, वहां रोड शो किया। क्यों साहब, मोदी जी को अहमदाबाद में रोड शो करने की जरूरत है क्या? मोदी जी एक बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर यह देश आपको रोड शो करते हुए देखना चाहता है। बिल्कुल, रोड शो करते हुए समर्थन करते हैं। काश चौथी लाइन सुनना, अगर इस दर्द को जिन लोगों ने जिया होगा, वरना तो आप बहुत दूर रहते हैं उन कैंपों से जहां वो पड़े हुए हैं शरणार्थी, उनके दर्द को समझना। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं
से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, और आखिरी एक पंक्ति में थोड़ा सा पक्षपात है, मैं हाथ जोड़ता हूं विनम्रता से, हम यहीं समाप्त करेंगे। मेरी व्यवस्था है ट्रेन पकड़ना, और अगर समय होता तो मैं कभी जाता नहीं। ये अंतिम पंक्तियां मैं सुना रहा हूं। मैं त्रियंक जी आपसे भी माफ़ी मांगता हूं, सबसे तिवारी जी से माफ़ी मांगकर, आदरणीय सुरेश तिवारी जी, आदरणीय राठौर साहब, सबसे माफ़ी मांगकर यहाँ हम इस कविता को समाप्त करेंगे। अंतिम पंक्ति से थोड़ा सा पक्षपात भी है, लेकिन इतना स्वीकार लेना, भारत में इतना चलता है जी। भुखमरी कविता पूरी 1 घंटे की है, तो उसके लिए तो 1 कप से मतलब और चाहिए आपको। मैं अंतिम पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, 1 पेमेंट में सारा सुनोगे क्या? ये शोकेस था जी, ये शोकेस था त्रियंबक जी। समय मैं तो अभी रुक जाता हूँ, मैं बसंत पंचमी तक रुक जाता हूँ, रोज के उतने पैसे दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, केवल ये नारा ना हो, ये सिद्ध हो जाए तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा लगे कि सबका साथ, आखिरी पंक्ति पर आशीर्वाद देकर भेज देना, बस आज भेज देना, माफी मांगता हूं। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को